Bismillahirrahmanirrahim. The topic that we are going to study in this video is diabetic ketoacidosis. Diabetic ketoacidosis टाइप 1 डायबिटीज़ की अक्सर मोस्टली कॉम्प्लिकेशन में जो कॉम्प्लिकेशन होती है, इसकी कॉजेज़ क्या होती हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की? इसकी कॉजेज़ 3 आई हम कहते हैं। पहला आई है इंसुलिन की डोज मिस हो जाए, वो कॉज हो सकती है मिसिंग एन इंसुलिन डोज या इनएडिक्वेट इंसुलिन डोज। फिर कोई इन्फेक्शन हो जाए या इस्कीमिया या इन्फॉक्शन उसकी वजह से भी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो सकता है इंसान को। लेकिन कहते हैं कि होना सिर्फ ज़िंदगी में एक ही दफ़ा डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के एपिसोड होनी चाहिए, बिकॉज़ और वो भी कब, जब उसे पता लगे कि उसे शुगर का इशू है या डायबिटीज़ का इशू है, उसके बाद नहीं होनी चाहिए बच्चों को। लेकिन अक्सर पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं ईआर में विद कंप्लेन, विद नॉट ओनली कंप्लेन, बहुत बुरी का स्मॉल ब्रीदिंग के साथ, हाइपर वेंटिलेटिंग कंडीशन के साथ और बहुत ही ज़्यादा बुरी एब्डोमिनल पेन, बॉडी एक्स और बुरे हाल के साथ प्रेजेंट करते हैं छोटे छोटे बच्चे। खैर, इसकी ट्रीटमेंट क्या है हम उसको पढ़ेंगे। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस 3 वर्ड्स को अगर हम स्प्लिट करें तो डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट इंसुलिन पंप है। कीटोन्स का जो अमंग कीटोएसिडोसिस, कीटोन्स का ट्रीटमेंट फ्लूइड बाइकार्ब एंड ग्लूकोज है। एंड एसिडोसिस का ट्रीटमेंट फ्लूइड्स है। ठीक हो गया। हाउ वुड यू डायग्नोज के डायबिटिक डीके हुआ पड़ा है बच्चे को? BSR मोर देन 250, यूरिनरी कीटोन +++3+ हो, pH एसिडोसिस में हो लाइक लेस देन 7.25, बाइकार्ब लेस देन 15, एनाइन गैप मोर देन 10। हाउ वुड यू मैनेज अ पेशेंट? लेट्स सपोज इफ अ चाइल्ड प्रेजेंट्स इन एमरजेंसी, क्योंकि एमरजेंसी सिचुएशन में ही आते हैं, इमरजेंसी में ही आते हैं। चाइल्ड प्रेजेंट इन एमरजेंसी विद BSR 450 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, या फिर जो भी बच्चे आते हैं ग्लूकोमीटर में उनका डायरेक्ट हाई शो होता है, दैट इज़ मोर देन 600 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ऐसे बच्चों को फ़ौरन 4 IV लाइन्स पास करवा के फ्लूइड्स रश करवाना होता है। IV फ्लूइड्स हम रश करवाएंगे 0.9% नॉर्मल सलाइन, और आर्ली इनकी मॉनिटरिंग होती है। आर्ली मॉनिटरिंग ये कि नॉर्मल सलाइन अब चला, अभी बच्चा इमरजेंसी में अगर प्रेजेंट किया ना, तो उसका ये है कि फ्लूइड्स रश करवाएं, इंसुलिन लगाएं 10 यूनिट्स IV सब कट और 10 यूनिट्स IV। एक IV लगानी है, एक सब कट लगाना है, स्टार्ट 10 यूनिट्स 20 यूनिट्स उसे ऐसे चले गए। और फिर आपने 15 मिनट बाद या आधे घंटे बाद देखना है कि क्या आया, BSR 10% रिड्यूस हुई है कि नहीं हुई। तो रिडक्शन पे आपने अब इंसुलिन पंप चला देना, पहले IV और सबकट स्टार्ट देने हैं, उसके बाद आपने इंसुलिन पंप चला देना है उसका रेगुलर इंसुलिन का। अभी भी हम रेगुलर इंसुलिन की बात करें। इंसुलिन पंप किस तरह सेट करते हैं कि हम 50 यूनिट्स रेगुलर इंसुलिन के लेते हैं, उसको 100 ml नॉर्मल सलाइन में मिक्स करते हैं और जी पंप तैयार है। अब इसकी रेशो गौर से सुने, रेशो क्या है? 1 यूनिट इज़ टू 2 मिलीलीटर ऑफ नॉर्मल सलाइन, 1:2 की रेशो है। ठीक, अब ये हमने कैसे डिसाइड करना है कि उसे कितने यूनिट्स पर आवर की स्पीड पे क्या रेट होना चाहिए इंसुलिन के यूनिट्स पर आवर का एक पर्सन के लिए। हम लेते हैं कि अगर एक नॉर्मल पर्सन का वेट 60 किलोग्राम्स है और फार्मूला के मुताबिक 0.1 यूनिट पर किलोग्राम पर आवर जाना चाहिए, 1 घंटे में पर किलोग्राम पर 0.1 यूनिट जाना चाहिए। एक बंदे का वेट 60 है तो 60 इंटू 0.1 कितना आएगा? 6 यूनिट्स आ जाएगा। 6 यूनिट्स जाएंगे 1 घंटे में फॉर 60 किलोग्राम्स ऑफ बॉडी वेट। और हम लोगों ने ये भी देखा कि यूनिट्स और मिलीलीटर की रेशो 1:2 है, तो 6 यूनिट्स ने जाना है किसमें? 12 मिलीलीटर्स में, और 12 माइक्रो ड्रॉप्स पर मिनट के हिसाब से सेट करेंगे। 1 मिलीलीटर पर आवर 1 माइक्रो ड्रॉप पर मिनट की स्पीड पे जाता है। 1 मिलीलीटर 1 माइक्रो ड्रॉप की स्पीड पे जाता है। तो 6 यूनिट्स 12 मिलीलीटर में, और वो 12 मिलीलीटर 12 माइक्रो ड्रॉप्स में जाएंगे। हम लेट सपोज अगर कोई पर्सन 50 किलोग्राम्स का भी है तो फॉर्मूला तो वही रहेगा ना, 0.1 यूनिट इन पर किलोग्राम पर आवर, 0.1 इंटू 50 इज इक्वल्स टू 5 यूनिट्स जाएंगे 1:2, 5 यूनिट्स जाएंगे 10 मिलीलीटर पर आवर की स्पीड से, और अगेन 1 मिलीलीटर पर आवर इज इक्वल टू 1 माइक्रो ड्रॉप पर मिनट, तो 10 मिलीलीटर पर आवर जाएगा 10 माइक्रो ड्रॉप्स पर मिनट के लिहाज से। फिर जो आपने देखना है पेशेंट, अगर पेशेंट इज़ गेटिंग बेटर एंड स्टफ, तो वो हम लोगों ने इंसुलिन कैसे सेट करनी है वो मैं आपको बाद में समझाती हूँ। बस ये है कि अब इंसुलिन जा रही है। साथ ही आपने पेशेंट की ABGs और यूरिनरी कीटोन्स भी भिजवा देने हैं। ABGs में आपने देखना है कि बाइकार्ब कितना कम हुआ पड़ा है, और सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स भी आपने भिजवाने, उसमें देखना पोटेशियम क्या स्टेटस है। अगर तो यूरिन आउटपुट पेशेंट का आ रहा है
या फिर आपके पास सीरम पोटेशियम आ चुका है और आपने देखा कि सीरम पोटेशियम बहुत ज़्यादा कम हुआ पड़ा है। इनिशियली हाइपरक्लीमिया होता है लेकिन लेटर ऑन देयर इज़ हाइपोक्लीमिया। ठीक, इंसुलिन नहीं है बॉडी में तो पोटेशियम भी पहले बाहर आता है, लेकिन उसके बाद पोटेशियम भी एक सूडो स्टेट में चला जाता है। पोटेशियम अच्छा खासा डिक्रीज़ हुआ पड़ा होता है। आपने देखना है कि पोटेशियम को रिप्लेस करना है, कितना ज़्यादा पोटेशियम जो डेफिसिट है। पोटेशियम डेफिसिट आपने किस तरह मेजर करते हैं, 3.5 माइनस पोटेशियम मेजर्ड इंटू 0.4 इंटू वेट इन किलोग्राम्स, और उस लिहाज से आपने पोटेशियम को 0.5 मिलीलीटर पर किलोग्राम पर आर के उससे ये यूरिन आउटपुट का फॉर्मूला कि वो मैं आपको बाद में डिस्कस करती हूँ। आपने पोटेशियम डेफिसिट मेजर कर लिया, वो आपने उसकी सेकंड ड्रिप में डाल देना है। सेकंड ड्रिप में क्यों डालना है, फर्स्ट में क्यों नहीं डालना है? फर्स्ट में इसलिए नहीं डालना है क्योंकि अभी तक आपके पास यूरिन आउटपुट आया नहीं आया आपको नहीं पता। आपने पहले यूरिन आउटपुट देखना है कि कैसे आ रहा है। यूरिन आउटपुट कितना होना चाहिए एक नॉर्मल ह्यूमन बींग का, 0.5 मिलीलीटर पर किलोग्राम पर आवर। अगर किसी का 60 kg बॉडी वेट है तो 30 मिलीलीटर पर आवर उसकी वो यूरिन आउटपुट होना चाहिए। तो यूरिन आउटपुट आ रहा है या सीरम पोटेशियम हमारे पास आ गया, दोनों सूरतों के बाद आपने 20 मिली मोल पर लीटर ऑफ नॉर्मल सलाइन उसको लगा देना है, रिप्लेस करना है पोटेशियम। इस तरह ABGs आएंगे तो बाइकार्ब रिप्लेस करना है। बाइकार्ब की सूरत में रिप्लेस करेंगे जब pH लेस दैन 7 हो चुकी भी है एसिडिक, और बाइकार्ब के जो वैल्यू आई है दैट इज़ लेस दैन 10 मिली मोल पर लीटर, फिर आप उस सूरत में बाइकार्ब को भी रिप्लेस करेंगे। बाइकार्ब को रिप्लेस करने का फॉर्मूला क्या, 24 माइनस द बाइकार्ब मेजर्ड इंटू 0.2 इंटू किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट। लेट सपोज बाइकार्ब की वैल्यू आ जाती है 300 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। लेट सपोज, हम सिर्फ एक सपोज करें, एक एम्प्यूल ऑफ बाइकार्ब जो 20 मिली लीटर का मिलता है उसमें 25 होते हैं, ठीक, मिली इक्वलेंट। तो हम लोगों ने उस लिहाज से डिसाइड करना है कि कितने मिली इक्वलेंट्स कितने एम्प्यूल से जाएंगे। लेट्स सपोज बाइकार्ब डेफिसिट लेट्स से कि 300 या 30 कह लें, 30 आ गया डेफिसिट। तो हमने 30 को आगे से 3 पे डिवाइड करना है, 1/3 1/3 1/3 10 हो जाएंगे। 10 आपने स्टार्ट दे देने हैं, बाकी दूसरे 10 जो आपने ओवर 6 to 12 आवर्स दे देने हैं, और तीसरा हिस्सा जो होगा बाइकार्ब का वो आपने करना है वेस्ट, वो नहीं जाता पेशेंट को। ये बात याद रखनी है कि बाइकार्ब से 0.2 है उसका फैक्टर, और पोटेशियम में फैक्टर इज़ 0.4। इवन ये भी कहते हैं कि हर 0.3 मिली मोल पर लीटर जो पोटेशियम डेफिसिट होता है उस पर 100 मिली इक्वलेंट लगता है। आई एम नॉट श्योर ये पोटेशियम के लिए है या बाइकार्ब के लिए, बट मे बी इट्स फॉर पोटेशियम। 100 मिली इक्वलेंट लगता है हर 0.3 कम होने के लिए पोटेशियम का। नेक्स्ट आपने बाइकार्ब भी देखे, आपने पोटेशियम भी रिप्लेस कर लिया, आप फ्रूट्स जा रहे हैं, आपने आर्ली मॉनिटर करना है BSR को। अगर तो BSR आर्ली मॉनिटरिंग में मोर देन 250 है, ठीक है, 250 से ऊपर जा रही है तो आपने नॉर्मल सलाइन ही चलाए रखना है। लेकिन अगर BSR 250 से कम जा रही है तो आपने पे डेक्सट्रोज सलाइन पे उस पेशेंट को शिफ्ट कर देते हैं। इस पेशेंट की बहुत क्रिटिकल आर्ली मॉनिटरिंग होती है। फिर आपने साथ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स भी चलानी है क्योंकि कोई भी इन्फेक्शन ट्रिगर कर सकती है, इट कैन बी द अंडरलाइंग कॉज। नाउ व्हेन द पेशेंट स्टेबल, वही जो मैं बात करती थी, पेशेंट स्टेबल है, पेशेंट कैन ईट एंड ड्रिंक नॉर्मली, इज़ बायोकेमिकली स्टेबल, तो फिर आपने शिफ्ट कर देना उसे सबकोटेनियस इंसुलिन पे। लेकिन ये कैसे पता लगेगा पेशेंट बायोकेमिकली स्टेबल भी है कि नहीं है? बायोकेमिकल स्टेबिलिटी के लिए हम हर 4 या 8 घंटे बाद सीरम पोटेशियम, ABGs और यूरिन फॉर कीटोन्स भिजवाते हैं। अनटिल अनलेस 2 सेट या 3 सेट यूरिन कीटोन्स के नेगेटिव ना आ जाए तब तक हम उसको बायोकेमिकली स्टेबल नहीं मानते, और ABGs भी उसके नॉर्मल आने चाहिए। पेशेंट इज़ गेटिंग बेटर एंड बेटर। आपने 6 यूनिट्स पे तो सेट किया हुआ था, उसे 5 यूनिट्स पे लें, फिर देन 4 यूनिट्स पे लें, करते करते अब वो एंड आता है 3 यूनिट्स पर आवर की स्पीड पे, जब पर रेट पे, जब वो उसका बायोकेमिकली द पेशेंट इज स्टेबल। हम कह सकते हैं पेशेंट इज़ लाइक स्टेबल एंड ईटिंग नॉर्मली एंड स्टफ। अब इसको घर पे कौन सी इंसुलिन रिजीम पे शिफ्ट करके देना है, कैसी इंसुलिन रिजीम होगी जो शिफ्ट करके देना है? जैसे 3 यूनिट्स पर आवर की स्पीड पे जा रहा है पंप के थ्रू, 1 घंटे में 3 यूनिट्स, मतलब एक दिन में अगर 24 घंटे हैं तो 24 इंटू 3 72 यूनिट्स पर डे उसे जा रहे हैं। अब 72 यूनिट्स तो बच्चा नहीं ना लगा सकते हैं, किसी इंसान को तो नहीं लगाने के लिए कहेंगे। फिर हम लोग इंसुलिन को इस तरह डिवाइड करते हैं, उसकी रिजीम इस तरह बनाते हैं R और N की, N इज़ NPH एंड R इज़ रेगुलर। 72 यूनिट्स पर डे को हम 2/3 1/3 में डिवाइड करते हैं। जो 1/3 है 24 यूनिट्स, उसको हम कर देते हैं वेस्ट। जैसे हमने बाइका में 1/3 उसका वेस्ट कर दिया था, 1/3 72 को 2/3, 72 तक का 2/3 इज़ 48 यूनिट्स। 48 यूनिट्स को हम आगे फर्दर 2/3 और 1/3 में डिवाइड करते हैं। नाउ दिस इज़ अ मैथ, इसको यहाँ से ही क्लियर करें।
जो 48 यूनिट्स को 2/3 में हम लोगों ने किया है ना, ये आर जाएगा रेगुलर, इतने यूनिट्स उसके रेगुलर जाएंगे। वो मैं बताती हूँ किस तरह हम डिवाइड करेंगे सुबह दोपहर शाम। और जो 48 का 1/3 यूनिट है ना, वो NPH पे जाएगा। 48 का 2/3 इज़ 32, 1/3 इज़ 16। 16 को फर्दर 2 में डिवाइड करेंगे, हाफ करेंगे 8 + 8, और 32 को हम 3 में डिवाइड करेंगे, 10 + 10 + 10 या 12 कर दें। तो किस तरह आप सेट करेंगे, आर के कितने यूनिट सेट करेंगे, आर वुड भी सुबह दोपहर शाम, मॉर्निंग नून एंड इवनिंग के यूनिट्स 10 + 10 + 12 या 10, ठीक। और एन के हम लोग 8 + 0, दोपहर में 0 देंगे और रात में सिर्फ 8 देंगे। जो NPH है ना, इट कवर्स द BSR फॉर लाइक स्पैन ऑफ 12 आवर्स, जबकि आर इट जस्ट मैनेजेस BSR फॉर 4 आवर्स, और इसकी पीक आती है, तो इसलिए इसको ध्यान से देना होता है। ये हम लोगों ने इंसुलिन सेट करनी है। और एक और बात कि लेट सपोज पेशेंट को आप DK में ट्रीटमेंट दे रहे हो और पेशेंट भी 3 आवर्स के बाद स्टिल पेशेंट इज़ नॉट एबल टू पास एनी यूरिन और रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो फिर फ़ौरन पेशेंट को कैथेटराइज करें और NG ट्यूब पास करें अगर पेशेंट अनकॉन्शियस या सेमी कॉन्शियस स्टेट उसकी परसिस्ट करती है। दैट इज़ ऑल अबाउट DK, इट्स मैनेजमेंट, इट्स इंसुलिन डोजेज, एंड आई होप इट इज़ हेल्पफुल। जज़ाकल्लाह खैर।